हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आपकी रीट 2022 की तैयारी बेहद ही शानदार चल रही होगी और अंतिम रिवीजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज जो है हमारे पास कृषि पद्धतियां एवं फसलों के प्रकार हैं। ठीक है भाई, तो कृषि पद्धतियां एवं फसलों के प्रकार, यही टॉपिक में हमारा जो नाम है वो मेंशन है। और एनसीईआरटी के अंदर यदि देखें तो यही टॉपिक जो है वो बहुत बढ़िया ढंग से समझाया गया। पूरे चैप्टर में इन्हीं दो चीज़ों पे बात की गई है। जबकि हम पुराना देखें सिलेबस तो उसमें कृषि पद्धतियां एवं फसलों के प्रकार के साथ साथ उसमें क्या है, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें भी थी, तो वहाँ से भी एक प्रश्न आया था। तो मेरे हिसाब से अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलें और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो कृषि पद्धतियां एवं फसलों के प्रकार इतना ही टॉपिक है। यानी राजस्थान में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जो है वो हटा दी गई हैं, तो इसलिए आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। वो आप याद नहीं करना चाहें तो आप अंतिम समय में उसे छोड़ भी सकते हैं। मेरे हिसाब से वहाँ से प्रश्न नहीं आना चाहिए। तो मैंने इन दो ही टॉपिक पे बात की है क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर उठने की संभावना यहीं से है। अब देखिएगा, आप फसल जो है वो क्या होती है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। एक ही प्रकार के पादप जो हैं वो भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए गए, यानी सभी पादप जो हैं वो एक जैसे किसी क्षेत्र में उगाए गए हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसलों के प्रकार जो है मुख्य रूप से एनसीईआरटी की बात करें तो 2 दे रखे हैं, यदि हम आरबीएसई की बात करें तो 3 प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं वो तीनों ही आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आरबीएसई के अकॉर्डिंग आपको 2 मानने हैं, और यदि आप आरबीएसई के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो फिर आपको 3 मान के चलना है। तो अब देखिएगा, वैसे फसलों के कितने प्रकार होते हैं ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो घबराइए मत, 2 करें या 3 करें। ठीक है, तो यदि आता है तो आप 2 भी कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है फसलों के कितने प्रकार की फसलें होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है, खरीफ और रबी की फसलें। ठीक है भाई, और नेक्स्ट आप देखिएगा, खरीफ की फसल जो है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी बुआई वर्षा ऋतु में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बुआई कब से कब तक होती है, तो जून में इसकी बुआई होती है, लगभग सितंबर के आसपास ये फसल जो है वो पक जाती है। तो जून और सितंबर का ये आपको अवधि जो है वो याद रखनी है। यानी खरीफ की फसल जो है वो जून और सितंबर के मध्य बोई जाती है। और उसके बाद आपको उदाहरण के तौर पे, उदाहरण इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जो पहली लाइन में लिखे हैं ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं एनसीईआरटी के हैं। दूसरी लाइन में जो आ रहे हैं वो क्या है, आप आरबीएसई के उदाहरण मान सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आरबीएसई में इसके साथ ही ये मेंशन भी कर रखी हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे आपको आरबीएसई चाहे एनसीईआरटी है, दोनों के उदाहरण आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि उसने फसलों के प्रकार और उसके उदाहरण, ये टॉपिक हमारे पास है, तो उदाहरण पूछे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं 3 टॉपिक से बनेगा, यानी खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, उसका उदाहरण कौन सा है, एक फसल दे दी जाएगी, या फिर इसकी बुआई कब से कब तक की जाती है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप याद करिएगा। तो इसमें आप उदाहरण देखिएगा, खरीफ की फसल के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, तिल, मूंग और उड़द, बहुत अच्छे से इसे रट लीजिए। ये उदाहरण आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रबी की फसल। ठीक है भाई, तो रबी की फसल जो है ये शीत ऋतु के अंदर इसकी बुआई होती है, अक्टूबर से मार्च तक चलती है ये फसल। और इसके अंदर आपको गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, जौ वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। वो सारे के सारे रबी की फसल के अंदर काउंट होंगे, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। चलिए भी नेक्स्ट हमारे पास है जायद की फसल। जायद की फसल जो है ये मार्च से जून के मध्य बोई जाने वाली फसल है। मार्च से जून तक के मध्य की अवधि की फसल को हम क्या कहते हैं, जायद की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको उदाहरण याद रखना है, खरबूजा, ककड़ी, लौकी और तरबूज इत्यादि, ये सारे के सारे जो हैं वो जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि पद्धतियाँ और इसके चरण आप कह सकते हो, खेती के चरण या फिर कृषि पद्धतियाँ जो हैं वो कितने खेती के चरण होते हैं या कृषि पद्धतियाँ, तो ये 7 चरण जो है एनसीईआरटी की बुक में बताए गए हैं। आरबीएसई के अंदर भी ये 7 ही चरण हैं। तो सबसे पहले क्या है, मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई है, और खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो ये आपको इनका क्रम भी थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे पहला चरण जो है मिट्टी तैयार करने का है। ठीक है, और सबसे अंतिम चरण जो है वो कटाई या फिर भंडारण है। ठीक है, भंडारण आप मान सकते हो। तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि इसके अंदर 7 चरण हैं। पहला चरण दोबारा से फिर देख लीजिए, मिट्टी तैयार करना और बुआई। अभी हम इनके आगे डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे इनके अंदर। तो मिट्टी तैयार करना, फिर आगे बुआई, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए भी नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बारे में, एक एक चीज़ हम देख लेते हैं। मिट्टी तैयार करने के अंदर क्या क्या हमें चीज़ें याद रखनी है। चलिए भी पहला चरण हमारे पास मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करने के अंदर आएगा मिट्टी को पलटना। यानी सबसे पहले हम क्या, फसल की बुआई करने से पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं। ठीक है, उसे पोला बनाते हैं ताकि जो पौधे की जड़ें हैं वो गहराई तक जा सकें, और गहराई तक जा सकें उसके बाद भी वहाँ तक क्या है, श्वसन जो है वो आसानी से हो सके। ठीक है भाई, तो ये जो मिट्टी को पलटना और पोला करना है इसको हम जुताई भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुताई क्या है, तो मिट्टी को पलटना, पोला करना, ये सारा का सारा जुताई के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा,
सूक्ष्म जीव या केंचुआ, ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर केंचुआ है, ये क्या है मिट्टी को दोबारा से और पलटते हैं। एक बार तो हमने क्या है हल चला करके या किसी भी हमने कुदाली की सहायता से, कल्टीवेटर की सहायता से हमने मिट्टी को पोला कर दिया, और फिर उसके बाद क्या है उसके बाद ये केंचुआ सूक्ष्म जीव होते हैं, ये भी मिट्टी के अंदर सरंध्र बनाते हैं, ठीक है, उसको छेद मतलब उसके अंदर छोटे छोटे छेद करते हैं जो कि पौधों को श्वसन के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। तो ये किसान के इसलिए क्या है फसल उत्पादन में क्या है इनका बहुत अच्छा योगदान होता है, इसलिए इनको किसान के मित्र कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास मिट्टी को समतल, अब मिट्टी हमने पलट दी, पोला कर दिया उसे, अब क्या है उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ढेले हो सकते हैं मिट्टी के, ठीक है, तो उनको क्या है दोबारा से हमें क्या बारीक करने की जरूरत होती है, यानी जब हमें बीज डालना है तो उससे पहले क्या भूमि को समतल करना जरूरी होता है। तो समतल करना किसके द्वारा किया जाता है, पाटल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, पाटल के द्वारा इसके क्या है समतल किया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कृषि के औजार के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि कृषि के औजारों के अंतर्गत हल आता है, लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती, ये हल की बात हो रही है। हल आप सभी जानते हो, ज़्यादा बताने वाली किसमें कोई बात है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं जानते तो आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हो कि फाल वगैरह हल शाफ्ट वगैरह कहाँ पे होते हैं। तो लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे हम फाल कहते हैं, तो मजबूत तिकोनी पत्ती को फाल कहते हैं, और हल का मुख्य भाग जो है लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हम हल या शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात है आपको दो हल के बारे में ध्यान रखनी। उसके बाद कुदाली जो है ये खरपतवार हटाने में काम आने वाली मतलब उपकरण है कुदाली, तो ये मिट्टी को पोला भी करता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कल्टीवेटर जो है ये जुताई का उपकरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है बीज, ठीक है, अब हमने क्या है फसल को मिट्टी तैयार हमने अच्छे तरीके से कर दी। अब बीज जो है नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, बुआई से पहले हमें बीज हमें सेलेक्ट करने होते हैं कि हमें कौन सा बीज डालना चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सही बीज पानी में डालने पर नीचे बैठ जाते हैं, जबकि खराब बीज खोखले होने के कारण तैरते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बढ़िया बीज होते हैं वो क्या पानी के अंदर डूब जाएंगे, ठीक है, नीचे सतह पे बैठ जाएंगे, जबकि खराब बीज जो है वो खोखले होने के कारण वो ऊपर आ जाते हैं। तो उन बीजों को हम पृथक कर देते हैं, उन्हें हम उनकी हम बुआई नहीं करते क्योंकि उनसे पौधा जो है विकसित अच्छा तरीके से नहीं हो पाएगा, तो उसको हम साइड पे कर देते हैं। बाकी जो बढ़िया बीज होते हैं उन्हें हम क्या है बुआई के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, बुआई में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। बुआई में सबसे महत्वपूर्ण यदि आप कृषि का चरण पूछा जाए तो वो कौन सा है, बुआई। सबसे पहला चरण पूछा जाए तो मिट्टी को तैयार करना, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए तो बुआई है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बीज जो है फसल के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है, भूमि के अंदर डाले जाते हैं। और ये जो इसमें आपको ध्यान रखना है, बुआई का उपकरण जो है वो सीड ड्रिल है, ठीक है, सीड ड्रिल आप सभी जानते हो जिससे बुआई की जाती है। तो इसके बाद आप देखिएगा तीसरा चरण जो है हमारे पास, ये जो है वो खाद व उर्वरक देना, ठीक है। अब हमने बुआई कर दी तो अब फसल जो है उसको खाद व उर्वरक भी देनी पड़ेगी ताकि उसका गठन व जल अवशोषण में वृद्धि हो सके। तो खाद व उर्वरक क्या करती है, गठन, भूमि का जो मिट्टी है उसका गठन, जल अवशोषण में वृद्धि करती है, और पोषक तत्व यानी पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं उसकी प्रतिपूर्ति भी खाद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आप देखिएगा फसल चक्रण, यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना, यानी पहले हमने एक फसल उगाई फिर उसके बाद एकांतर क्रम में दूसरी फसल उगा रहे हैं, तो उसको हम फसल चक्रण कहते हैं, ठीक है। तो इस एकांतर क्रम के अंदर जो फसलें उगाना है यानी फसल चक्रण जो है, इसको क्या है उत्तर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिली है या बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे सराहा है। और इसके अंदर क्या है किसान जो है पहले फलीदार चारा बोते हैं, उसके बाद गेहूं, ठीक है, और फिर फलीदार चारा और फिर गेहूं, ठीक है। तो ये फलीदार चारा जो होता है ये नाइट्रोजन की उपस्थिति मतलब भूमि को नाइट्रोजन प्रदान करता है, तो जिससे क्या है गेहूं की फसल बहुत बढ़िया होती है। नेक्स्ट आप एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखोगे, वैसे हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और रिवीजन के तौर पे, राइजोबियम जीवाणु जो है ये क्या है फलीदार या लेग्यूमिन्स की जड़ों के अंदर ग्रंथिकाओं में, यानी जो पौधे फलीदार पौधे होते हैं उसकी गांठों के अंदर पाया जाने वाला जीवाणु जो है राइजोबियम है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है भी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए भी नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और बातें। अब देखिए भी सबसे पहले हमें क्या है, अब फसल चक्रण के अंदर आपको कुछ बातें और भी ध्यान रखनी, जैसे खाद और उर्वरक देने के अंतर्गत कि यदि हमने क्या है कुछ यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है भाई। तो किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि गोबर, यूरिया और साधारण मिट्टी, इनमें से एक पौधा जो है जल्दी से विकसित किसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि हमने मिट्टी के अंदर गोबर कुछ मिक्स किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर पौधे की वृद्धि जो है वो कुछ बढ़िया होगी। और यूरिया यदि हमने डाल रखी है इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी जो यानी उर्वरक हमने यूरिया वगैरह डाल रखी है तो इसमें पौधे की वृद्धि सबसे तीव्र होगी, ठीक है, और साधारण मिट्टी के अंदर सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि साधारण मिट्टी अकेली मिट्टी ली है उसके अंदर पौधे की वृद्धि कम होगी निश्चित दिनों के अंदर, ठीक है, जैसे हम 10 दिन के बाद में परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही समय पर हमने लगाया है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पानी वगैरह देते रहिएगा उसे। तो साधारण मिट्टी के अंदर पौधे की वृद्धि कम होती है, यूरिया वाले में सबसे ज़्यादा और गोबर में थोड़ी बीचों बीच होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो उर्वरक और खाद से। पहला मैंने आपको क्वेश्चन बताया कहाँ से कि पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था वो बन सकता है कि फसल कितने प्रकार की होती है उनके उदाहरणों से, ठीक है, रबी खरीफ और जायद की फसलों के उदाहरण। और दूसरा प्रश्न बनने की संभावना है उर्वरक और खाद से, ठीक है, इनमें कौन कौन से अंतर हैं। तो उर्वरक जो है वो मानव निर्मित लवण है और जबकि खाद जो है प्राकृतिक पदार्थ है, ये गोबर और पौधों के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है भाई। उर्वरक जो है उत्पादन इसका फैक्ट्रियों में किया जाता है और ये खेतों में सामान्यतः खाद जो है बनाई जाती है। और उर्वरक जो है इसमें क्या है, ह्यूमस जो है प्राप्त मात्रा में नहीं होती, ह्यूमस जो है इसकी प्राप्ति फसल को नहीं होती, लेकिन खाद के अंदर प्रचुर मात्रा में ये ह्यूमस जो है पाई जाती है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी पोटेशियम जैसे प्रचुर मात्रा में ये तत्व जो है पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके अंदर हम बात करें तो ये सारे के सारे तत्व जो हैं तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा सिंचाई। तो सिंचाई में आपको ध्यान रखना है कि कुछ बातें जो सिंचाई के अंदर आपको ध्यान रखनी है कि निश्चित अंतराल पर फसल या खेत के अंदर जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई करना कहलाता है। और पौधों में लगभग क्या है 90% तक जल होता है। और यदि हम स्रोत की बात करें कि सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं, तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, ये आप सभी सामान्य तौर पे जानते हो, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए पारंपरिक साधन, जहाँ से क्वेश्चन उठने की ज़्यादा संभावना है। तो सिंचाई के पारंपरिक साधनों के अंदर कौन कौन से साधन आते हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है आधुनिक साधन कौन सा है सिंचाई का। तो पारंपरिक साधनों में आप याद रखोगे मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक यंत्र या फिर चर्स, ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, पारंपरिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक साधनों के अंदर दो चीज़ें आप ध्यान रखो, छिड़काव तंत्र है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, और दूसरा है ड्रिप तंत्र, ठीक है, ड्रिप सिस्टम है। इस ड्रिप सिस्टम को क्या कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ बातें और हैं जो आपको ध्यान रख लेनी है। तो खरपतवार के बारे में देखिए। खरपतवार प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधे जो फसल के साथ ही उग जाते हैं लेकिन हमें चाहिए नहीं होते। और ये पौधे क्या करते हैं कि फसल को जो हम मान लीजिए उसे खाद उर्वरक वगैरह दे रहे हैं, तो वो क्या है, ये उसका अवशोषण ये कर लेते हैं, यानी खरपतवार उसका अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण पौधे की जो वांछित वृद्धि है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद आता है कटाई, ठीक है। तो फसल जो है वो खरपतवार हमने हटा दी, अब कुछ दिनों के बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कटाई करने के उपकरण जो है दरांती है, हार्वेस्टर है, कंबाइन है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं दरांती, हार्वेस्टर से क्या है कटाई की जाती है। थ्रेशिंग जो है वो काटी की फसल, थ्रेशिंग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थ्रेशिंग की क्रिया क्या होती है, काटी की फसल में से बीजों या दानों को क्या है भूसे से अलग करना, ठीक है, यानी अलग करना, शुद्ध बीजों को निकालना, ठीक है, हमारे काम की चीज़ निकाल लेना, बाकी फालतू चीज़ को हटा देना फसल में से, वही क्या है थ्रेशिंग की क्रिया कहलाती है। और ये थ्रेशिंग की क्रिया कंबाइन द्वारा की जाती है, कॉम्बाइन द्वारा, ठीक है। उसके बाद भंडारण की बात करते हैं। तो भंडारण में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो भंडारण के अंदर आपको ध्यान रखना है कि नमी, कीट और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए हमें क्या है अनाज का भंडारण यानी फसल का भंडारण करना आवश्यक होता है। उसके बाद इसमें एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइलो। साइलो क्या है, तो अधिक अनाज के भंडारण हेतु यानी मंडियों के अंदर जो है अनाज जो है बहुत बड़े बड़े स्टोरों के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है, यानी रखा जाता है, उसे सुरक्षित रखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं साइलो कहते हैं, ठीक है। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं साइलो कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के कृषि वाला टॉपिक। इसके अंतर्गत किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको बताया। और आगे नेक्स्ट जो है आप इसके कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। आप वो क्वेश्चन करके देखिएगा, यदि आपसे हो पा रहे हैं तो इससे बाहर मेरे हिसाब से क्वेश्चन जाने की गुंजाइश नहीं बनती इस टॉपिक में। बाकी फिर भी आप पढ़ना चाहो तो आरबीएससी के अंदर जो फसलों वाली कौन सी फसल राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे उगाई जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ से इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पिछली बार तो वहाँ पे सिलेबस में खास तौर पर मेंशन कर रखा था, लेकिन इस बार वो हटा दिया गया। एनसीईआरटी में वो टॉपिक है ही नहीं, तो नहीं आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी टॉपिक लगभग कॉमन थे तो हमने वहाँ से आरबीएससी से पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये चीज़ें सारी की सारी आरबीएससी एनसीईआरटी में लगभग सेम ही दे रखी हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम जैव विविधता पे या फिर कंप्यूटर के कौन कौन से आउटपुट इनपुट उपकरण हैं उनके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। बस ये हमारे पास 2 ही टॉपिक बचे हैं, तो अब ज़्यादा डिपेंड मत रहिएगा। अब आपको रिवीजन बहुत बढ़िया ढंग से करना है, ठीक है। अब वीडियोज़ का चक्कर वगैरह थोड़ा छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए। बाकी हम एक और बात करेंगे जो आपको वीडियोज़ शायद देख लेनी चाहिए और वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है, कि पेपर के मतलब जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो पेपर को किस तरीके से हम हल करें, ठीक है। तो वो चीज़ें आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको पेपर किस तरीके से हल करना है उसकी टेक्निक भी बताएंगे, ठीक है भाई। बाकी कईयों के जैसे अभी कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा जो कलाम पब्लिकेशन
मतलब कलाम पब्लिकेशन नहीं, कलाम जो अकेडमी है सीकर के अंदर, उनके द्वारा एक प्री रीट 3.0 का आयोजन किया गया था। उसके अंदर हमारे नंबर थोड़े कम रहे हैं, तो क्या हम इस रीट को क्वालिफाई कर पाएंगे? ठीक है, तो निश्चित तौर पे कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी जब पिछली बार रीट 2021 के अंदर, हालांकि इस बार तो मैंने वो कलाम का पेपर नहीं दिया, पिछली बार रीट 2021 के अंदर रीट 2.0 दिया था, ठीक है, यानी दूसरा पेपर दिया था। और उसके अंदर पहला तो मैंने उसके 2 पेपर हुए थे, पहला मैंने नहीं दिया था और दूसरा पेपर मैंने दिया था रीट 2.0, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या है, मेरे जो नंबर बन रहे थे 106 नंबर बने थे, ठीक है, कोई बहुत बढ़िया नंबर नहीं बने थे, 106 नंबर बने थे। लेकिन मैंने उससे सीखा, मैं उससे बिल्कुल भी घबराया नहीं और मुझे पता था मैंने क्या क्या पेपर के अंदर गलतियाँ की हैं, ठीक है, वो मुझे गलतियों का पता चला। मैंने उस गलतियों को सुधार करके रीट 2021 के अंदर 140 नंबर तक मैंने स्कोर किया है, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या रहा, क्योंकि जब वो कलाम का पेपर हम दे रहे थे तो उसके अंदर टाइमिंग व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई थी, ठीक है। मैथ्स का पोर्शन जो है वो मैंने पहले हल करने की कोशिश की और उसमें दिमाग थोड़ा इतना खराब हो गया 1-2 क्वेश्चनों में कि मतलब मत ही पूछो। उसके बाद सारा पेपर जो है, यानी साइंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे आते हुए भी गलत मैंने करके आए, ठीक है। तुझे पता है, आपको थोड़ा ध्यान रखनी कि पेपर टेक्निक क्या होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने गलती की है वो वापस दोबारा ना दोहराएं, ये मुख्य बात है। तो चलिए भाई, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।